दोपहर के 2 बज रहे थे। रसोई का काम निपटा कर मैं लेटी हुई अपनी बेटे आकाश के बारे में सोच रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? शायद डाकिया होगा। यह सोचते हुए बाहर आई और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक 22 से 25 साल का युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। सुमन बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक नादान बालक की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मैं इशारा पाकर बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो सुमन के नक्शे काफी तीखे थे। रंग गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी सुमन का शरीर बस ये समझ लीजिए कि हड्डियों का ढांचा भरा था। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज में सुमन बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एक झट उसे देखते हुए सोचती रही, बेटा, पत्र जो तुम्हारे बराबर आते रहते पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे चुप देख शायद वह मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 5 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज रोज की मार और तानों से परेशान हो चुकी हूँ। यह कहकर सुमन मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया। वह तो फुरक पड़ी और मेरा स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी मैं आया कि आत्महत्या कर लूं। कई बार कहीं भाग जाने का कदम उठे, किंतु इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार पा रहे हैं तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छांव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर में अब उस घर के लिए सदा के लिए छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। वह स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाओगी तुम। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आंखें भर आई। वह एक बच्ची सी बनी मुझसे चिपकी रही और मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को पकवाने से सजाकर मैं बाहर ले आई तो थाली देख सुमन रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों पुरानी यादों फिर से ताजा हो रही थी। सुमन 2 साल की थी कि काल ने उसे उसकी माँ छीन ली। सुमन की माँ को लंग्स कैंसर था। बहुत इलाज कराया था सुमन के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। इस सदमे से उबरने में सुमन के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद यह स्वार्थ भी कहीं छिपा था कि सुमन अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। शुरुआत के कुछ महीनों पलके झपकते बीत गए। इसी दौरान विभा का सुमन के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु जैसे ही विभा की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का सुमन के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। विभा ने जब अपनी बेटी को जन्म दिया तो सुमन के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में विभा को 4 बेटियां हो गई और जैसे जैसे सुमन की बहनें की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन सुमन के शरीर पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चिक चिक कर उजागर करते।
थे। कितनी बेरहम थी विभा। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब सुमन के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलकते थे। विभा का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता तो वह उसके पिता से सुमन की शिकायत करती। पहले तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से सुमन को मारते। सच यही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले से ही तीसरी हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियां। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने का मिलता बहनों का जूठन। सुमन बहनों को जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन लालच उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो सुमन जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी जाती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में सुमन मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब विभा ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सुमन के साथ इतनी निर्दयता देख दिल कराह उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो विभा ने हद कर दी। जब सुमन का बिस्तर और सामान बगल में बने गैरेज में लगा दिया, मेरी छत से उनका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा सुमन एक थाली में बहनों द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर विभा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अब देखा नौताव चटाचट मन के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं की मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई मेरे खातिर जी जंजाल का। अरे चलते नहीं बनता क्या? मोटाई चढ़ी है, जहर खाकर मर जा। अब और खाना नहीं है, भूख ही मर। आवाज के साथ साथ विभा के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वह नज़ारा देखकर मैं तो अवाक रह गई। काफी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और सुमन को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह मेरे इशारे को नहीं समझ पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई गई और बाकी बचे खाने को पॉलिथीन में भरकर एक रस्सी में बांधकर मुझे जब तक परेशान करती, खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती एवं समझ लेती थी। भाई की शादी में जब वापस घर लौटी तो सीधे छत पर गई। वहां देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर से लिपटे हुए पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो? कब आओगी? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गरम चिमटे से मारा, मेरे हाथ जल गए, अब तो उसमें घाव हो गया। मैं कागज के टुकड़ों को उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो सुमन अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। दौड़ कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियाँ लेकर ऊपर आ गई। सुमन को इशारा किया, मुझे देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। सुमन ने झट से डब्बा खोला और बैठ गई, खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन ऋतु वहां आई। सुमन को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा लो। ऋतु ने मिठाई तो खा ली, पर अंदर
जाकर अपनी मम्मी को इस बारे में बता दिया। विभा झट से बाहर आई और सुमन के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा, अंदर बर्तने पड़े हैं, उन्हें मांज ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। सुमन के साथ साथ विभा मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद सुमन मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है, पर एक दिन जब दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा हुआ था। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि यह सुमन ने ही फेंका होगा। दाल को नीचे रख कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, होश संभाला है, तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिन की माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर भी मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफर हो गया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। फिर किससे कहूँगी अपना दर्द? आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुमन के बारे में अपनी पति निखिल से बातें करती तो वह गंभीर हो जाया करते। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। सुमन को लेकर मैं काफी उपापोह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक सुमन का एक पत्र आया, फिर तो यदा कदा उसके पत्र आते रहते, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और न ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज से मैं अतीत की यादों से बाहर निकल आई। सुमन सामने बैठी है, उसके हाथ कपाकप रहे थे, शायद इसी वजह से कटोरी गिरी थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। बसंती रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। उसके बाल संवारे तो अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे हम काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच उसे कब नींद आ गई। सुमन तो सो गई, पर मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो सुमन बनाने पर, दूसरी तरफ इस विचार से सिहल उठती कि इस बात को लेकर निखिल की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा न लगे सुमन का यहाँ आना। इसी कसमस शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाजा खोला। निखिल ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देखकर पूछे बैठे, क्यों आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुमन को लेकर मैं इस तरह उलझ गई थी कि बत्तियां जलाना ही भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में जाकर निखिल के लिए चाय बनाने लगी। विचारों का क्रम लगातार जारी था। बराबर यही सोच रही थी कि सुमन के यहाँ आने की बात निखिल को कैसे बताई जाए। क्या निखिल सुमन को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर मेरे हाथ पैर ढीले हो पड़ते जा रहे थे। निखिल मेरी इस मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बराबर पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र एवं परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? मैं शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। उचित मौका देखकर मैंने बड़े ही सीधे शब्दों में कहा, सुमन आई है। मेरा इतना कहना था कि निखिल गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। सुमन को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। निखिल दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे। मैं भी
एक और लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। निखिल काफी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद निखिल की आवाज ने मेरी विचार श्रृंखला पर विराम लगाया। बोले, देखो, मैं सुमन को उसकी माँ को तो नहीं दे सकता हूँ, पर सासू माँ तो ही दे सकता हूँ। मैं सुमन को इस तरह नहीं बल्कि अपने घर की बहू बना कर रखूंगा। तब यह दुनिया और समाज कुछ भी नहीं कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। निखिल ने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। मैं चिपक गई निखिल के विशाल हृदय से और रो पड़ी। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो इतने विशाल हृदय वाले इंसान की पत्नी हूँ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही निखिल भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसला को क्या आकाश स्वीकार करेगा। आकाश समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं ज्यादा तो नहीं होगी। आखिर डॉक्टर बन गया है, कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफर तो नहीं। उसके क्या पसंद है कभी पूछा ही नहीं। एक और जहां मन में आकांक्षा के बादल घूम रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास भी था कि वह कभी हम लोगों की बात टालेगा नहीं। कई बार मन में विचार आया फिर फोन पर बेटे से पूछ लूं, पर फिर यह सोचकर कि फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा। अंततः उसके आने का हम इंतजार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए सुमन की सेहत सुधरने लगी, रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा स्किन और क्रांतिमय होकर सोने सी चमकने लगी। आंखों में नमी आ गई। मेरे आंचल की छांव पाकर सुमन में एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर लगा जैसे भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान दिखने लगी थी। उसने इसी बीच कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे और वह दिन भी आ गया जब आकाश दिल्ली से वापस आ गए। बेटे के आने की जितनी खुशी थी उतनी ही खुशी उसका फैसला सुनने की भी थी। एक दो दिन बीतने के बाद मैंने अनुभव किया कि वह सुमन से प्रभावित है, तो अपनी बात उसके सामने रखी दी। आकाश हर्ष तैयार हो गया। मेरी तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं तेजी से दोनों के ब्याह की तैयारी में जुट गई और साथ ही सुमन के पिता को भी इस बात की सूचना भेज दी। सुमन और आकाश की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में न तो विभा आई और न ही सुमन के पिता। सुमन बहुत इंतजार रहा कि पापा जरूर आएंगे, किंतु उन्होंने न आकर सुमन की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। अपने नव जीवन में प्रवेश कर सुमन बहुत खुश थी।